सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वीजा की फरामी और बाकी जो मामलात तय किए, उसके लिए एक शख्स मतलूब था, क्योंकि वो बुनियादी किरदार है, सेंट्रल किरदार है। वो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुश्तरका ऑपरेशन से वो शख्स कराची से गिरफ्तार हो चुका है। अल्ताफ साहब, जमाना तब्दील हो गया है। अब जीतरी का जमाना खत्म, अब त्रीची का जमाना है। गुंडागर्दी और बदमाशी की सियासत अब नहीं चलेगी। आज इस शहर को लोग जानते हैं अजमल पहाड़ी के हवाले से, फैसल मोटा के हवाले से, सूरत मिर्जा के हवाले से कि 23 अप्रैल को लोगों ने राशिद नसीम और अजमल पहाड़ी के दरमियान इंतखाब करना है कि ये जो 23 अप्रैल है, ये सेक्टर इंचार्ज के बदमाशी के खात्मे का दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सबसे पहले मेहमानों का तारफ कराता हूं और उसके बाद इशू आपके सामने रखूंगा। मारवी मेमन साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, MNA है। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हमें कराची में ज्वाइन किया, जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक रखते हैं। और सैयद आसिफ हसनैन साहब ने हमें कराची में ज्वाइन किया, MKM के साथ इनका ताल्लुक है, MNA। ख़ासत आज प्राइम मिनिस्टर ने यमन और सऊदी अरब के इशू पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। एक बहुत ही अच्छी पोजीशन ली प्राइम मिनिस्टर ने, और पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है उसको उन्होंने सपोर्ट किया। मैं इस पर समझता हूं कि हमें सलाम पेश करना चाहिए पार्लियामेंट को भी, पाकिस्तान की सियासी लीडर को भी, और पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को भी कि एक हतमी पोजीशन बिल आखिर हमने ले ली। अब मसला ये कि क्या सऊदी अरब पीछे हट जाएगा? मेरा ख्याल है सऊदी अरब पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन, यमन ऑपरेशन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता, सऊदी अरब की ख्वाहिशात के मुताबिक खत्म नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तानी फौज सपोर्ट ना करे। अब सऊदी अरब के पास कितने ऑप्शन बचते हैं? सऊदी अरब के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो फौज को, पाकिस्तानी फौज को खुद कन्विंस कर ले, और उसके बाद फौज ज़रबे आज़म में से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो डाल दे सऊदी अरब में, तब जाकर ये मामला आगे बढ़ सकते हैं, जिसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई इम्कान है, क्योंकि बराह रास्त फौज के साथ सऊदी अरब मामला तय नहीं कर सकेगा। दूसरा तरीका यह है कि बागियों की तरफ से एक ऐलान जंग आ जाए कि हम खाना काबा पर और मस्जिद नबवी पर हमला करने लगे हैं, या हमने फैसला कर लिया अब हम उस तरफ मार्च करेंगे। अगर ये बयान आ जाए तो उसके बाद पाकिस्तानी फौज फौरी तौर पर सऊदी अरब चली जाएगी। अब सऊदी अरब के पास ये दो ही ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन मटीरियलाइज होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ये हमारा आज का मौजू नहीं, आज का मौजू 246 है, NA 246 है, जहां से आज मौजम अली नाम का एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ, और इस मुलजिम के बारे में वजीर दाखिला का ये कहना है कि ये डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्वस था। अब सवाल ये है कि क्या ये कातिल या ये कातिलों का जो मामन है मौजम अली, क्या ये हल्का 246 के आने वाले इलेक्शंस पर असरअंदाज हो सकता है? ये एक सवाल है जो हम लेकर आज अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। नईमुर रहमान साहब, ये बताइएगा कि आपके कल आपके कायद ने जो तकरीर की हल्का 246 में, वो उनका बार बार ये कहना था कि ये जो इलेक्शन है ये सोलत मिर्जा और उसके साथ साथ फैसल मोटा और उसके साथ साथ अजमल पहाड़ी, इनका और जमात इस्लामी का मुकाबला है। क्या आप समझते हैं कि वाकई जमात इस्लामी का इनसे मुकाबला और इनका जमात इस्लामी से मुकाबला है? बिस्मिल्लाह। देखिए, सिराजुल हक साहब ने तो एक पिक्चर पेश की है कि पिछले 25-30 साल में शहर कराची का तारुफ ये अजमल पहाड़ी और फैसल मोटा और रेहान खाना बन गए हैं। लिहाजा हमें इस शनाख्त को ख़त्म करना होगा, यानी बोरीबंद लाशों का कल्चर ख़त्म करना होगा। हमें भत्ताखोरी और दहशत गर्दी और टारगेट किलर्स का कल्चर ख़त्म करना होगा। कायद का गद्दार मौत का हकदार करार पाए और उसको फिर जो है वो उसके ऊपर वावेला भी मचाया जाए। यानी एक तरफ कत्ल करो इमरान फारूक को और 10 दिन के लिए शहर को बंद कर दो, रोना धोना मचा दो, फिर किलर्स भी वहीं से बरामद हो रहे हों। अब ये कल्चर खत्म होना चाहिए, इसलिए कि इस शहर को जीने दो, इसके रहने वालों को जीने दो। तुमने जो कुछ कहा था कि हम महरूमियां खत्म कर देंगे, शनाख्त दे देंगे, तो वो कुछ भी नहीं कर सके। मुंतखब भी होते रहे 25 MNA, 50 MPA, सेनेटर, गवर्नर, वजीरों की एक फौज जफर मौज, हर हुकूमत में शमूलियत,
कराची खंडर बना हुआ है, पानी का मसला ये है कि ये अगर 25 एमएनए हैं या एमपीएस हैं, इनको आवाम ने मुंतखब किया और आवाम को पूरा हक हासिल है कि वो किस जमात को वोट देते हैं, किस उम्मीदवार को वोट देते हैं। अब आवाम अगर फर्ज कीजिए कि आपके हक में फैसला कर लेते हैं 23 अप्रैल को, तो कोई शख्स आपका मैंडेट चोरी नहीं कर सकता, किसी को इख्तियार नहीं है कि आपको बुरा भला कह सके। तो अब अगर उन्होंने वोट लिए हैं तो हम इस पे एतराज नहीं कर सकते। दूसरा ये बताइएगा कि ये मौजम अली की जो गिरफ्तारी, आप ये समझते हैं कि इसका असरअंदाज होगी हल्के की सियासत पर? देखें जावेद भाई, पहली बात तो आपने जो कही ना, देखें मैंडेट अगर शफाफ हो, मैंडेट अगर लोगों का हो तो हम उसे तस्लीम करते हैं। शुरू में एमक्यूएम जो जीती थी हमने तस्लीम भी किया था, ने मुबारकबाद भी पेश की थी, वो शफाफ मैंडेट किसी हद तक था। लेकिन बाद में लोग इनसे जान छुड़ाना चाहते थे क्योंकि ये शिनाख्त नहीं थी कराची की तालीम शिनाख्त थी, तहजीब शिनाख्त थी। प्रोफेसर गफूर, मौलाना जफर अहमद अंसारी, अल्लामा शाह अहमद नूरानी, हकीम सईद शिनाख्त थे। जब ये शिनाख्त मस्क होने लगी और पूरे पाकिस्तान में हमारा चेहरा बहुत ही हड़तालों से और बोरीबंद लाशों से पहचाने जाने लगा, तो उसके बाद फिर ताकत के जरिए से मैंडेट को चुराने का अमल हुआ। मुझसे ना पूछें, नबील कबूल से पूछें, मुझसे ना पूछें, इलेक्शन कमीशन से पूछें, जिसने 11 मई 2013 को यह कह दिया था कि हम कराची में शफाफ इंतखाब नहीं करा सके। ओरिजिनल अगर हो साहब को शामिल करना चाहता हूं। आसिफ साहब, जमात इस्लामी ने कल आपको एक मशवरा दिया था कि अल्ताफ हुसैन साहब को चाहिए कि अपना उम्मीदवार को दस्तबरदार करवा दे वहां से, यही एक बाइज्जत रास्ता है आपके लिए। आप ये समझते हैं कि आपके लिए एक बाइज्जत रास्ता है कि आप अपने उम्मीदवार को बिठा दें ताकि जमात इस्लामी वहां से अपनी सीट निकाल सके? मैं अपने स्टार्ट में तब इतना कहूंगा कि कितने मासूम हैं इंसान, बहल जाते हैं अपनी कोताहियों को देखकर गम और आलाम का नाम। और जमात इस्लामी अभी जितने भी एलिगेशन लगा रही थी, काश ये इतने मासूम होते और ये वो बुनियादें न डालते पाकिस्तान में और खास तौर पर कराची में, ये कलाशन को कल्चर को इंट्रोड्यूस नहीं कराते, ये थंडर स्क्वाड नहीं बनाते, ये इन लिस्टों में जहां सौलत मिर्जा और दीगर नाम लेते हैं, खालिद शहनशाह और दीगर नाम भी अपने ले लेते, ये वो बात भी कर लेते जो मंसूरा पे हमला करने वाले ने लाहौर में खड़े होके कही। ये सारी चीजें कराची समेत पूरे मुल्क के लोगों को पता है। और जावेद चौधरी साहब, आप भी जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर कराची यूनिवर्सिटी तक आज जो बदमाशी जमीयत की है और जो असले का इस्तेमाल है, ये सारी चीजें इसी जमात की तो है। अगर ये लोग इतने अच्छे होते जो 35 साल तक कराची पे मुसल्लत रहे और उस वक्त मुसल्लत जब रहे, इसी कराची के अंदर जो इन्होंने नस्ल कशी करवाई 73 में लिसानी फसादात की आड़ में, इसी दारुल खिलाफे को शिफ्ट करवाया अपने दौर में, इसी में कोटा सिस्टम नाफिज करवाया, इसी में फातिमा एक ज़िमनी सवाल आपसे, एक ज़िमनी सवाल आसिफ साहब, एक ज़िमनी सवाल आपसे की गई, ये तो वो सारा दौर था। अच्छा, एक ज़िमनी सवाल आपसे कि ये मौजम अली का ताल्लुक कोई एमक्यूएम के साथ है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर लियाकत अली खान का मर्डर भी इस दौर में हो जाता तो कहते हैं कि लियाकत अली खान का मर्डर भी एमक्यूएम ने किया है, क्योंकि इनमें तो सलाहियत लियाकत अली खान के कातिल को पकड़ने की थी नहीं, तो सिर्फ एमक्यूएम को पकड़ने की सलाहियत तो मौजूद है। लेकिन जो पाकिस्तान में साजिशें हुई, वाकयात हुए और बड़े बड़े वाकयात हुए, उनमें से एक मुझे बता दें कि किसी को इन्होंने पकड़ा हो और किसी को सामने लाया हो। लियाकत अली खान का कातिल अगर होता अभी सामने आता। सवाल मेरा जो है ना, दोबारा सवाल आपसे दोबारा दोहरा देता हूँ आसिफ साहब, कि मौजम अली का कोई ताल्लुक एमक्यूएम के साथ है या नहीं है? इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने देखा हो, और अब तक कमेटी ने क्लियर कर दिया है, ना मौजम अली को कोई जानता है, ना उसका कोई ताल्लुक है। कुछ कहना चाहिए? और अगर मौजम अली या कोई भी शख्स किसी भी मामलात में इन्वॉल्व है, उसका अपना इंडिविजुअल फेल है, उसको पकड़े, लटकाएं। आप साथ रहिएगा। मारवी साहबा की तरफ जाना। मारवी साहब, ये जो आप पूरी सारा दिन जो टेलीविजन स्क्रीन पे चलता रहा चौधरी निसार साहब का बयान, और यूं महसूस होता जैसे एमक्यूएम के साथ नथी किया जा रहा है मौजम अली को, तो आप ये समझती हैं कि इनका ताल्लुक वाकई एमक्यूएम के साथ है या नहीं है? कोई पोजीशन क्लियर कर दीजिए आप। वैसे मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये अपने लोगों को इतना जल्दी डिसोन कैसे कर देते हैं। क्यों करते हैं डिसोन? जब है इनके रैंक्स में टेररिस्ट, तो उनको एक्सेप्ट करें, उनको निकालें अपने रैंक्स में से, अपनी पार्टी को साफ और शफाफ करें। नहीं, कौन सा टेररिस्ट है? ये सारे के सारे क्या है, अभी नाम इतने सारे लिए हैं, एक परसेप्शन के अलावा एक फैक्चुअल सिचुएशन है। अगर सब ये बात कर रहे हैं और इसमें हर पार्टी उसी तरह से इनके साथ पेश आती है,
कि क्लियरली कोई मसला तो है ना, तभी बात हो रही है। सो इनके रैंक्स में हैं टेररिस्ट, ठीक है, और इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करें, उन लोगों को जितना जल्दी अपने रैंक्स में से निकालें, उतनी बेहतरी पाकिस्तान की आवाम की होगी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तभी काबू होगा ना। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ऑपरेशन शुरू किया है कंसेंसस से, तो हमने तो एक क्लेंजिंग ऑपरेशन शुरू किया है। हमें इससे कोई वो नहीं है कि भाई ये जो टेररिस्ट हैं ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो वो टेररिस्ट है हमारे लिए। टेररिस्ट भी अपने लोगों को ओन करें और अपने लोगों को मौजूद मलिक को अपने खाते में डाला, अपनी झोली में डाला। नहीं करते ना ओन, किसी को ओन नहीं करते। कब इन्होंने किसी को ओन किया? मेरा एक्चुअल इशू यही है कि बहुत जल्दी से ये डिसओन कर देते हैं। यूं तो नहीं चलेगा ना। ठीक, शिबली साहब ये बताइएगा, यूं महसूस होता है कि एमकेएम के ऊपर 3 जमातें इकट्ठी हो रही है, जमात इस्लामी, पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये आप तीनों का एक अलायंस क्यों बन रहा है एक हल्के के अंदर? नहीं, ये अलायंस नहीं है, ये बुनियादी तौर पे एक चीज होती है जिसपे कि सबका इत्तेफाक हो, जैसे कि दुनिया गोल है, इस पे सबका इत्तेफाक है। तो इस तरह एमकेएम के अंदर टेररिस्ट है, सबका इत्तेफाक है। देखिए, बात ये है कि परसेप्शन पॉलिटिक्स में हकीकत से ज्यादा अहम होती है। अब ये क्या वजह है कि जब भी कभी कोई भी पकड़ा जाता है पाकिस्तान में तो वो इसको डिसोन कर देते हैं, जिस तरह मारवी ने कहा। दूसरी बात यह है कि अब देखें, आप पाकिस्तान में चलें, आप कहेंगे कि जी हम इकट्ठे हो गए हैं और एक विच हंट हो रहा है और इनके पीछे कोई हम इनके अगेंस्ट गैंग अप हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि अब लंदन में उनके बड़े सीनियर लीडर हैं, उनको मनी लॉन्ड्रिंग का केस में पकड़ लिया गया। फिर उससे पहले अनवर साहब की बात कर रहे हैं। इस तरह और इनके वो लोग थे, और जो इस डॉक्टर इमरान के सिलसिले में जितनी भी वो चीजें हो रही थी, तो अगर लोग उसको नथी करते हैं इनके साथ, तो उसकी कोई वजह तो होगी ना। ये मुफ्त में ये किसी और हमारे साथ क्यों नहीं करते, किसी और पार्टी के साथ? पीपल्स पार्टी भी सिंध में है, जमात इस्लामी भी है और पार्टीज भी हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना जी, जिसकी वजह से ये इनको चाहिए कि ये इस किस्म की इस परसेप्शन को, अगर ये सिर्फ परसेप्शन है और ये हकीकत है, तो वो फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनको फिर चाहिए कि ये इस अपने जो भी इनके वो हैं, माजी में रहे हैं, उससे ये तौबा करें और आगे के लिए और जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो होगी। और आगे जो है तो एक साफ सुथरी पढ़े लिखे लोग हैं, ये कराची के को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक कराची के जो माहौल है, लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा होगा कि पिछले 24 सालों में कराची बद से बदतर होता गया है। ठीक, मैंने वक्फा लेना है, लेकिन आसिफ साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये सारी जमातें आपके ऊपर क्यों एतराज कर रही हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गलत हो सकती है, पीपल्स पार्टी गलत हो सकती है, पीटीआई गलत हो सकती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी गलत हो सकती है और जमात इस्लामी गलत हो सकती है, लेकिन सब मिल के आपकी तरफ उंगली क्यों उठा रहे हैं? सबका यही क्यों कहना है कि आपकी जमात के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जो दहशत फैला रहे हैं और कराची के हालात को खराब कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आसिफ साहब ये बताइएगा कि आपके बारे में परसेप्शन क्यों नेगेटिव है सर? सब क्यों आपको कहते हैं कि आपका दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक है और आप कराची के हालात को खराब कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने जो बात की अपने उसी में जवाब भी दिया कि परसेप्शन है। यही तो सबसे बड़ा मसला है कि आप हमारा परसेप्शन इस तरह का जो पैदा कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, क्या आप भूल गए मॉडल टाउन के वाक़े को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर समेत कितने लोगों की FIR लॉन्च की गई? क्या वो तो 10-10 मोबाइलों में जाकर अपने बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं? क्या किसी ने उनको गिरफ्तार किया? किसी ने आपके मीडिया पे नाम लिया कि इन लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए और जेलों में होना चाहिए? फैसलाबाद की PTI की रैली पर जो फायरिंग हुई, तो क्या वहां पर आप भूल गए जिसमें आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह और तमाम लोगों के जो है वो नाम लिए गए? मसला सबसे बड़ा यह है कि कराची में अगर एक कैंप का बांस भी गिर जाता है तो आप हमें दहशतगर्द करार दे देते हैं, और जहां पर बड़ी बड़ी गोलियां चलती हैं, फायरिंग होती है, लोग मारे जाते हैं, उनके नाम भी लिखवाए जाते हैं, FIR भी कटती हैं, वो सारे मासूम होते हैं। जिस तरह आज जमात इस्लामी मासूम बनकर कहती है कि 35 साल तक जो हम कराची पे मुसल्लत रहे, उसका जवाब आप हमसे ना लें। हाँ, MQM आने के बाद MQM से जवाब ले लें। भाई 35 साल का पहले जवाब होगा, उसके बाद जो MQM से जवाब होगा वही होगा। जो कल्चर आपने इंट्रोड्यूस कराया कराची समेत पूरे मुल्क में, उसी का जवाब दिया जाएगा।
आप बच नहीं सकेंगे। आज आपको जवाब दीजिए, वोट क्यों नहीं मिलता? बलूचिस्तान में वोट क्यों नहीं मिलता? आपको रद्द कर देते हैं आप इतने। मारवी साहब आप रुकिएगा, आपको तो लोग नहीं पहुंचे थे। मारवी साहब का रिस्पांस लीजिए। आसिफ साहब रिस्पांस। पहली बात ये, वो जो इन्होंने जो अभी एलिगेशंस लगाई हैं वो एलिगेशंस हैं, वो प्रूवन नहीं है, इसलिए उसको हम बिल्कुल डिसमिस करते हैं। दूसरी बात ये कि इनकी जो डिसओनिंग टैक्टिक्स हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है किसी दिन ये राब्ता कमेटी को ना खुद डिसओन कर दें, एक एक करके डिसओन करें। अगर उसमें से कोई निकला इनका रेड हैंडेड पकड़ा गया, वो भी तो एक मुमकिन है ना, इट्स अ पॉसिबिलिटी, तो उसको भी कर देंगे डिसोन। ये डिसोनिंग उसमें है। एंड फ्रैंकली परसेप्शन एंड रियलिटी, मैं लड़ना नहीं चाह रही प्लीज, मैं सिर्फ एक बात करना चाह रही हूँ। आपने मेरे लीडरान के ऊपर बात की है, मैं भी आपके लीडरान के बारे में बात कर सकती हूँ, मैं नहीं करना चाहती। आज नून लीग की तारीफें कर रही है, पहले अपने आप को ऑन कर लें कि आप देखा। अब आपको कोई और चीज मिली नहीं। मुझे इस पार्टी में माशाल्लाह 3 साल हो गए और मैं 2 साल की अपनी जो है छोड़ के आई, पावर छोड़ के आई। तो ये इशू में बात, कोई इशू नहीं बना। आप नहीं जनरल शरफ के साथ थे भाई, इसलिए नहीं इशू नहीं में सारे हो गए। आप सिर्फ ये बताएं कि आपके ख्याल में सारी टारगेट आपके ऊपर क्यों हो रही है? कोई रीजन होगा ना, दूसरों के ऊपर ना आए। आप अपना हिसाब किताब दें, तो आप अपना हिसाब किताब दें। मैं करूं तो डिसऑन कर रहे हैं, वाह क्या आपकी लॉजिक है। आपकी लॉजिक तो आप ही समझ सकती है और आपका दिमाग समझ सकता है। पाकिस्तान के लोग अजीब और गरीब किस्म की लैंग्वेज नून लीग कल खराब थी, लोग करप्ट थी, तो इसलिए नून लीग जो है आज अच्छी हो गई। इसलिए आप बड़े हाइपर हो गए, बड़े डिफेंसिव हैं, बड़े हाइपर हैं। सिंध से लाके पंजाब में बिल्कुल बिल्कुल कामली बैठे हैं आपके शो पे, लेकिन आप नोट करें कितना जान आ रहा, वो क्या कहते हैं उर्दू में उसको, वो बड़ा एग्रेसिव किस्म का इनका स्टांस है। क्यों इतने डिफेंसिव हो रहे हैं? अगर कोई इशू नहीं है तो क्यों ऐसे डिफेंसिव हो रहे हैं? इशू है तभी तो डिफेंसिव हो रहे हैं। कराची के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ना काना कहें ना भेड़ा कहें। कल आपको भी लोग काने और भेड़े कहेंगे ना, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। कराची के लोग पढ़े लिखे लोग। रुकिएगा अफसा ये बताइएगा कि ये परसेप्शन अपनी जगह पे, लेकिन सबूत अपनी जगह पे। आप इंडिविजुअली कह रही हैं या नून लीग की पॉलिसी है जो आप कह रही हैं, ये भी वादे करते हैं। अगर नून लीग की पॉलिसी है तो कौम को पता चलना चाहिए कि आप जो टीवी पे बयान देती है वो नून लीग की पॉलिसी के मुताबिक होता है। आप इंडिविजुअल अपनी पॉलिसी चलाती है और खड़ी होती है नून लीग में, मजे और मराहत वहां से रहती है और आकर अपने बयान देती है। यहां पर सिंध में आके कॉन्फ्रेंस बन जाती है, सिन्नी कॉन्फ्रेंस बन जाती है, उनके साथ जाके मुजाहरे कर रही होती है। टीवी पे आकर आप नून लीग की और पाकिस्तान की फेडरेशन की सपोर्ट कर रही होती है। अपने आप रुकिएगा, एक मेरी दरख्वास्त है आसिफ साहब आपसे। आपसे दरख्वास्त है कि आप मुहज़्ज़ब अल्फाज में कुछ भी बात करें, लेकिन गैर मुहज़्ज़ब नहीं होना चाहिए। खातून है और उनका एहतराम करना जरूरी है। आपसे ये बताइएगा कि ये परसेप्शन अपनी जगह पे, लेकिन आज तक इल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हो सकी। जब तक आप साबित नहीं करते, आप उस वक्त तक इनको मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो मैं बोलूं नहीं जी, मैं बहुत मुहज़्ज़िब आदमी हूं, हाथ बांध के खड़ा जाता हूं। भाई आप कोई मुझे काना बहना क्यों कहेगा? कराची के लोग क्या कि किसी के मज़ारे, कराची के 2 नंबर लोग हैं क्या? उनको काना बहना ये बैठकर मीडिया पे कह देते हैं। आज के बाद जो भी कहेगा वो सुनेगा, शराफत से बात करेगा, अखलाक से, मोहब्बत से, तो मोहब्बत से मैं भी करूंगा। जो इस तरह से कहेगा कराची के लोगों को, कोई जिंदा लाश कह रहा है, कोई काना बहना कह रहा है, कोई आप सब जवाब दीजिए। आप सब आप बोलिएगा, आप सब आप बोलिएगा। किसी के नाम से हमें पुकार रहा होता है, ये हमारा परसेप्शन नहीं है। हमारा मैं प्यार मोहब्बत से बात करना चाह रहा हूं। ये आप सब बनाया है, इस मुल्क को डेवलपमेंट दी है, हमारा परसेप्शन है, एजुकेशन दी है, मैं प्यार से बात करना चाह रहा हूं। मेरा साहब प्यार से बात करना चाहते हैं, आसिफ साहब खामोश रहिएगा। मैं गुजारिश जी, मैं आपने मुझसे 35 साल का हिसाब मांगा है। मेरे पास तो ये रिकॉर्ड है कि 1970 में पहली मर्तबा हमें 1 सीट मिली प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद की और आधी सीट मिली महमूद आजम फारूकी की। कभी वो जीतते थे, कभी दूसरे साहब, वो कोर्ट में केस चला था। एक प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद ने कराची ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के करोड़ों अवाम का जो सर है ना फखर से बुलंद कर दिया था। शराफत की अलामत, आप भी उसको एडमिट करते हैं। जमात इस्लामी के पास मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी है 79 से लेकर 87 तक। उन 8 सालों में मुझे आप बता दीजिए कौन सी बोरीबंद लाशों का कल्चर था, कौन सी दहशतगर्दी थी, कौन सी भत्ताखोरी थी, कौन सा जो है वो टारगेट किलिंग थी। इसका मतलब है उस वक्त क्या था? तामीर थी, तरक्की थी, पानी का मसला हल हो रहा था, पार्क बन रहे थे, तामीर और तरक्की का सफर हो रहा था। और सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरे बात में झगड़े होते थे, तामीर आसिफ भाई मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी बात सुनिए। बनाकर आपने किया, तामीर हो रही थी। मैं बता रहा हूँ, खूब तामीर कर रहे थे आप। अगर आपको यही करना है
तो मैं आज से आपसे ज्यादा आवाज में बोल सकता हूँ, आवाज बैठी हुई है उसके बावजूद भी, लेकिन मेरी बात सुन ले फिर आप अपनी। नहीं बिल्कुल बोले आप। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, हमारा परसेप्शन पूरे अरसे में खराब करके आप तो चाहते हैं कि कराची के लोगों के हवाले से जितनी गलत चीजें आपके पास है वो सब बोल सकते हैं। भाईजान सुन लीजिए, सुन लो, क्योंकि कराची का मैंडेट तो आसिफ भाई सुन लो, सुनो, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, जी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं उर्दू बोलने वाला हूँ, मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ, और प्रोफेसर गफूर भी उर्दू बोलने वाले हैं, शाह अहमद नूरानी भी उर्दू बोलने वाले हैं, ऐसे ना करें। इन लोगों के ऊपर किसी को रेहान खाना, और ये नाम हमने नहीं दिए, ये नाम आपने दिए महाजरों को, ये नाम आपने कलंकाती के महाजरों को दिए हुए नामों, ये नाम हमने नहीं दिए, हमने इज्जत दी, शराफत दी, और आज भी उस पर मौजूद है, और इंशाअल्लाह इस कराची की इज्जत और शराफत को हम लौटाएंगे, नामों के साथ ना जोड़ें, हाथों से इन महाजरों और पठानों और पंजाबियों वालों के नामों के साथ इंशाअल्लाह, जिन्होंने इस मुल्क की मेरे भाई महाजिर कार्ड इस्तेमाल न करो, तुमने बहुत कत्लेआम कर दिया, तुमने बहुत दहशतगर्दी कर दी, तुमने लोगों को बहुत तबाह कर दिया, आप हमारे बुजुर्गों की तमन्नाओं का खून किया है आपने। पंजाब आप इंडिया में जाके वो भारत में जाकर कहते हो कि पाकिस्तान गलत बना, तुम लोग इंडियन एजेंट हो सकते हो, लेकिन पाकिस्तान और कराची के लिए मुखलिस नहीं हो सकते हो। हम तामीर और तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। आप तालीमी इदारों में कलाशनकोव रखकर और टोपियां पहनकर फूल बरसा रहे, बहुत फूल आपके पाकिस्तान के लोग देखते हैं। रुकिएगा, मैंने ब्रेक लेनी है। शिबली फराज साहब को बड़ी देर से हमने प्रोग्राम में शामिल नहीं किया, ख्वाजा मैं आपसे मदद चाहता हूं, लेकिन मेरी आप दोनों से दरख्वास्त है कि आप बारी बारी बोल रहे हैं सर, बेक वक्त बोलने की क्या जरूरत है, कोई फायदा नहीं होता, कुछ समझ नहीं आ रही होती किसी को, तो आपका दिल करता है बोलने, लेकिन बारी बारी बोले। एक छोटे ब्रेक, मेरी बारी में प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शिबली साहब ये बताइएगा कि कराची का हल्का क्योंकि बहुत गर्म होता चला जा रहा है और यूं महसूस होता है कि मुकाबला अब पीटीआई में और जमात इस्लामी में और एमक्यूएम में है, और अगर जमात इस्लामी और आप दोनों में से कोई एक ना बैठा तो फायदा एमक्यूएम को होगा, तो आप दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते, जमात इस्लामी को क्यों नहीं मौका देते आप? नहीं जी, देखिए बात किसी को मौका देने की नहीं है, सियासत में कोई मौका किसी को नहीं देता, और हम समझते हैं कि हमारी पार्टी जो कि एक उभरती हुई पार्टी है और कराची में हमारी बहुत फॉलोइंग है, और हम समझते हैं कि इस इलेक्शन में हमने अपना कैंपेन भी काफी पहले शुरू किया और हमें बहुत पजीराई मिली। कल जमात इस्लामी का जलसा बहुत बड़ा था जी, अजीजाबाद में इतना बड़ा जलसा एमक्यूएम के अलावा आज तक कोई नहीं कर सका। वो ठीक है जी, वो हर जगह जलसे की अपनी वो है, लेकिन जो इंटरनल डायनेमिक्स हैं वो ये है कि हम समझते हैं कि वहाँ के लोग हमें वोट देंगे, और मेरा ख्याल है कि एज अ सियासी पार्टी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम बजाय इसके मतलब जीतो हार तो अलग बात है, लेकिन हमें अपने आप को वहाँ पे स्टैब्लिश करना है, और वहाँ पे हमारी एक फॉलोइंग है और हम उन वोट्स को जरूर इनकैश करेंगे। मेरा एक सिंपल सा सवाल है इनसे कि मुझे इनकी ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आ रही। इनका ऑब्जेक्टिव अपने आप को स्टैब्लिश करना है, सेल्फिश मोटिव पीटीआई, या इनका लार्जर ऑब्जेक्टिव जो सबको बताते फिरते हैं कराची को साफ करना है, कराची को साफ करना है। अगर कराची को साफ करना है तो फिर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स सही तरह से करें ना, फिर इन्होंने तो जीतना नहीं है पहली बात। नहीं, मैं बात खत्म कर लूं, मेरी अपनी असेसमेंट ये है, तो आप जेआई के हक में आप बैठ क्यों नहीं जाते? मैं वैसे आपको इंफॉर्मेशन, अच्छा दूसरा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स जो हैं वो सारे के सारे वोट जो हैं वो जमात इस्लामी को जाएंगे। 14,000 वोट हैं आपके वहां पे, वो जमात इस्लामी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी? नहीं देखें, बता रहा हूं आपको, ये आपकी असेसमेंट। जावेद देखें, मैं मारवी की बात की कदर देना चाहूंगा। नहीं, आप कदर करते हैं ना, मैं आपकी मशवरे की कदर करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बेसिक जो पहला पत्थर फेंकने वाला होता है वो तो हमने फेंका है, जो कि हमने ये कहा था कि हम कराची के लोगों को खौफ से आजाद करेंगे, और वो प्रोसेस ऑलरेडी चल चुका है, वो हमने शुरू कर दिया है। हम वहां पे हमारे लोग जाते हैं। आप मारवी, आप तो कैंडिडेट तो खड़ा करें ना, आप तो नेशनल पार्टी है, आप कम से कम कैंडिडेट तो खड़ा करें। हमें तो हुआ है, आपकी पीपल्स पार्टी है, सिंध के लोग हैं, आप सिंध के लोग हैं, आप उनके जैसा तो नहीं एक्ट करें ना। नहीं, मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमने सबसे बड़ा तो वॉर तो हमने शुरू की है ना अगेंस्ट टेररिज्म। कराची में जो ऑपरेशन चल रहा है, जो ऑपरेशन चल रहा है, नहीं, तो सबसे ज्यादा तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा एक ऑपरेशन शुरू किया है। एक सेकंड,
प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू किया है। ऑब्वियसली सारी आर्म्ड फोर्सेस फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम है, ठीक है ना। सो अब खामा में से फौज और सिविलियन के बीच में आप खामा का झगड़ा ना, इन्होंने कौन से पत्थर फेंके, इन्होंने तो कुछ इन्होंने शोर किया है, इन्होंने जाके सिर्फ वहां जाके धन आए, एक दो दिन जाके फोटो अपॉर्चुनिटीज की है, मीडिया के जरिए अपनी कैंपेन चलाए, इन्होंने किया पूरे इसको एजेंडे को हमने उस पे रखा है कराची की सियासत एजेंडा तो हमने काम तो वो तो हमने काम किया है, आपने तो पॉलिसी के जरिए हमारे पास तो कुछ पावर नहीं है, लेकिन हम इन हल्कों में घुसे हैं। आप लोगों ने वैसे खुशबख्त आपा भी नहीं कि एमएनए है, वो बड़े महजब तरीके से हमसे बात करती है, मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन चले खैर है, क्योंकि जो ऊपर से डायरेक्शंस आती है वैसे ये सारे वो भी नहीं, बिल्कुल आज टोटली बहुत ज्यादा डिफेंसिव, क्लियरली बहुत ज्यादा डिफेंसिव पे है, नहीं होना चाहिए भाई, सुकून से बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि काम अमली तो हमने किया, ये किस किस्म की उसके ब्राउनी पॉइंट्स लेके बताइए मारवी साहबा कि आप हमेशा एमकेएम को इल्ताफ हुसैन साहब के बारे में जवाब बहुत दिए जाते हैं, दलीलें बहुत दी जाती है, साबित आज तक आप कुछ नहीं कर सके। अगर फर्ज कीजिए आप ये समझते हैं कि वो दहशतगर्दी फैला रहे कराची में, साबित तो करें, साबित आप कुछ नहीं कर रहे, इल्जामात आप बहुत लगा रहे हैं। नहीं, हमने इल्जामात तो नहीं लगाए, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर कोई टेररिस्ट है उनके रैंक्स में तो उनको निकाल देना चाहिए, साबित हमने तो नहीं करना है ना, लॉ ने करना है। आई थिंक वो कानून चल रहा है, अपना कोर्स ले रहा है, वो यूके में बैठे हैं, यूके अपना कानून वहाँ सुपर सुप्रीम है, वो अपना काम करेंगे, अपने लॉ के हिसाब से करेंगे, तो उसमें हमारा कोई दखल नहीं है ना, हम क्यों खामा में से बीच में पड़े, हमारा तो इशू ही नहीं है, ये तो यूके ये तो यूके वालों का इशू ना, वो कर लेंगे सॉर्ट यूके वाले, और आप सपोर्टर हैं उनके, आप सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यूके के साथ। कैसे अगर कोई एविडेंस वो मांगेंगे तो एविडेंस तो देना हमारा फर्ज बनता है, बाकी और क्या मदद करें, मदद किसी कोई नहीं कर रहे, एज पर द लॉ चल रहा है। असला ये बताइएगा कि ये आपके बारे में एक और परसेप्शन बहुत है कि आप अपने वर्कर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, आप उनको अजीजाबाद में भी रखते हैं, बाज ऐसे वर्कर्स भी हैं जो 90 के इर्द गिर्द भी होते हैं, वहां पे भी रखे जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंदर रखे जाते हैं, जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं और रेंजर्स उनको अदालत में पेश कर देती है तो आप डिसोन कर देते हैं, आप कहते हैं इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे कि मौजम अली के बारे में आज आपका कहना है कि इसका एमकेएम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जबकि वो अजीजाबाद में था और कराची के दूसरे हिस्से से आपने अजीजाबाद में लाया गया, वहां पर रखा गया हो, तो ये आप बाद में डिसोन क्यों कर देते हैं सर लोगों को? चौधरी साहब, आपको अगर ये लॉजिक कहीं समझ में आती है कि 90 पर छापा पड़ा पिछले दिनों और छापा मारने के बाद फिर ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो ये कहीं से बात समझ में आती है, उसको तो भाग जाना चाहिए था यहाँ से कि जी यहाँ पे तो छापा पड़ चुका है और किसी वक्त भी दोबारा छापा पड़ सकता है। दूसरी बात ये कि जो लोग ये परसेप्शन तैयार करते हैं हमारे हवाले से, मैं 2 मिसालें आपको दूं। एक मिसाल तो दूंगा कि जब तकबीर रिसाला जो था उसका जो चीफ था सलाउद्दीन, उसके हवाले से हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया और उसकी बेटी ने आकर खुद ये कह दिया कि उसमें उसका अपना दामाद शामिल था। दूसरा इल्जाम था हमारे ऊपर हकीम सईद केस का, जो पिछले मुस्लिम लीग नून के दौर में जिस पर गवर्नर राज लगाया गया, जब उसको अदालतों ने बरी कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, आप हमें इल्जामात परसेप्शन की बुनियाद पर हमारा ट्रायल करते रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन आप साबित नहीं कर पाते। जब साबित नहीं कर पाते तो उनका क्या होता है? जो जिनापुर का नक्शा पेश करते और मुकर जाते हैं, उनका क्या होता है? जो हमारे पर इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा देते हैं और फिर आखिर में आके मुकर जाते हैं। हम यही बात बताना चाहते हैं, परसेप्शन की बुनियाद पर, मुल्जिम की बुनियाद पर या चंद क्रिमिनल्स की बुनियाद पर आप पूरी कम्युनिटी को, पूरी जमात को, आम लोग आपके खिलाफ हैं, सियासी जमातें आपके खिलाफ हैं, जो गैर सियासी तंजीमें हैं वो आपके एतराज करें, सब मिलके आपके खिलाफ क्यों बयान दे रहे हैं सर? नहीं, देखें, 2 किस्म की सियासी जमातें हैं। एक हमारे खिलाफ वो हैं जिनका अल्टीमेटली कराची में बेनिफिशियरी हैं, जिसमें पीटीआई और जमात इस्लामी है। दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो खिलाफ नहीं है, वो तो जब चाहती हैं यलगार कर देती हैं और जब चाहती हैं मफाद के लिए हमें हुकूमत में शामिल कर लेती हैं, और मुस्लिम लीग नून भी उन्हीं में शामिल है और पीपल्स पार्टी भी उसी में शामिल है। तो हमारी मुखालफत में कैसे हो गई? इन्होंने तो 2-2, 3-3 बार आकर 90 पे कहा है कि जी हमें सपोर्ट करें, हमें हुकूमत में, तो हमारी मुखालफत में कैसे? हाँ, अपने मफादात के लिए आते हैं और जब मफाद पूरा हो जाता है तो फिर हमें ये दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर खड़ा कर देते हैं, फिर हम बुरे हो जाते हैं। उस वक्त हम अच्छे होते हैं इनके लिए, जब इनको सपोर्ट करके पार्टी के हाथ इस्तेमाल हो जाते हैं, कभी नून लीग के हाथ इस्तेमाल हो जाते हैं। इस्तेमाल नहीं होते, क्या गारंटी है कल जमात इस्लामी और पीटीआई भी आपको इस्तेमाल नहीं करेगी? एक छोटे ब्रेक के बाद वापस आ जाता है।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मारवी साहबा, एमकेएम का एक मौकफ मैं उसकी तईद करता हूं कि बड़ी जमातों को जब भी एमकेएम की जरूरत पड़ती है तो 9-0 चले जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब चलकर वहां पहुंचे और इसहाक डार साहब वहां पे चलकर पहुंचे और उसके बाद यूसुफ गिलानी साहब वहां चलकर गए। 17 साल बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब को सेनेट के इलेक्शन के दौरान जरूरत पड़ी तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने 17 साल बाद अल्ताफ हुसैन को फोन कर दिया। तो जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने दरवाजे खोल देते हैं, जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तो आप उनको दहशतगर्द कहना शुरू कर देते हैं। जब हम नेशनल इश्यूज पे कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं तो जारी बात है सबको अगर ये गलत है तो ये मुझे डेवलप करने की क्या जरूरत है? नहीं सॉरी, नेशनल इश्यूज पे कंसेंसस जरूरी है, सियासत का हिस्सा है। मसलन सेनेट में जो सेनेट के इलेक्शन नेशनल इश्यूज पे कंसेंसस जरूरी है, जिसके लिए आपने सिंपल सी बात है। अगर आपको कंसेंसस नहीं चाहिए, आप चाहते हैं डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो तो बस ठीक है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स। आप ये कह रही थी, आपने खुद कहा कि दहशतगर्द है इनके अंदर, तो एक ऐसी जमात उसके साथ नेशनल कंसेंसस डेवलप करने की क्या जरूरत है? अगर उनको राय रास्त पे नेशनल इश्यूज पे लाया जा सकता है तो इंशाअल्लाह ताला हम लेके आएंगे उनको राय रास्त पे नेशनल इश्यूज पे। अब मैं एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ, आपका 246 उसके अलावा भी मतलब दुनिया में और भी तो चीजें हो रही हैं। ये रेहाम खान साहिबा, इनको जो है एम्बेसडर बना दिया गया है। जब मरियम साहिबा इतना अच्छा एक प्रोग्राम रन कर रही थी, उस इतनी क्रिटिसिज्म इनकी तरफ से आई थी, तो ये इनको कोई डुप्लिसिटी नहीं लग रही इस पूरे से? और मरियम साहिबा उनकी क्या कि प्रोग्राम को वैसे ही आप लोगों ने आप कोर्ट भी गए थे उस वक्त, किसमें जब मरियम नवाज साहिबा को देखिए उसमें लोन स्कीम का बनाया गया था, आपने एतराज किया था। मैं एक सेकंड में जावेद बात बताता हूँ। देखिए ना, बनता ही है, आपने जो है डायनेस्टिक बिल्कुल है। अगर हमने करना होता, हमारे इलेक्शन अभी सेनेट के भी हुए हैं, उसमें हम वो खैबर पुख्तूनख्वा से हैं, वो हमने बिकॉज हमने ये बिल्कुल नहीं। अगर आप कह रहे हैं, मैं तो ये मान रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए इन्होंने अपनी फैमिली को टिकट्स दिए। हमारी पार्टी में ये कंडीशन थी कि हम किसी को भी वो सेनेट की टिकट नहीं देंगे अगर वो किसी का रिश्तेदार हो। हमारी नहीं, हमने तो पार्टी के अंदर भी ये रखा कि हमने कहा कोई किसी का रिश्तेदार किसी का नहीं। मारो लेट मी टॉक, किसी नहीं क्यों नहीं? देखो बात ये होता है, नहीं ये कोई नहीं, आप कर रहे हैं। ये देखें, ये फेडरल मिनिस्टर के बराबर है कि नहीं? ये स्टेट मिनिस्टर के बराबर इसका हेड बनाया हुआ था उनको। मतलब है, देखें बात ये कि इन्होंने अपने मरियम नवाज भी कोई पैसे नहीं ले रही थी सर, वो फ्री काम कर रही थी। देखिए उसकी पैसे लेने की बात नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है कि रेहम खान पैसे ले रही हैं? ये भी फ्री कॉज देखें, फ्री चिल्ड्रन। हमें एतराज इसलिए था कि इनका पूरा खानदान जो है तो उसमें शामिल है। लेके आ रहे हैं आप मामू, बहनोई, भतीजा, बहन, दामाद, जितने भी वो बात हुई है, आपने तो सारा खानदान उसमें रखा हुआ है, कैबिनेट में रखा हुआ है। मरियम नवाज वाज वन ऑफ देम, मरियम नवाज वाज वन ऑफ देम। अभी भी जो है तो इनके 10 जो है तो रिश्तेदार जो है तो उनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं, फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क कौन चला रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? इसहाक डार है। मुझे वो क्या रिश्ता है उनका बनता है प्राइम मिनिस्टर के साथ? आप बताएं, आप लाके दें कोई ऐसा कॉम्पिटेंट मिनिस्टर। जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम करेंगे इससे तभी आप रेहाम को लेके आए, आपके पास कोई और है ही नहीं, आप यही प्रूव करना चाह रहे हैं। आसिफ साहब ये बताइएगा, जो आपके पास एक सवाल छोड़ के गया था कि आप हर बार इस्तेमाल क्यों हो जाते हैं सर? ये इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि जब भी मुल्क में ज़रूरत पड़ती है, आप कहते हैं जी जमहूरियत का इस्तेकाम चाहिए, गवर्नमेंट को रन करना है, मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो इन सारी चीज़ों पे कंसेंसस हम पैदा करते हैं। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब शुरू करना होता है, हम उसकी हिमायत करते हैं। किसी तालिबान के खिलाफ खुल के बोलना होता है, दहशतगर्दी के हवाले से हम सबसे आगे खड़े होते हैं। तो हमारी जो सारी पॉजिटिव चीज़ें ये तो आप कर देते हैं एक तरफ और कहते हैं कि जी आप तो ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वाहिद अल्ताफ भाई हैं कि जिन्होंने तालिबान दहशतगर्दी के हवाले से खुलकर स्टैंड लिया और हम ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब समेत सबकी हिमायत करते रहे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग आज इस बात की कोशिश कर रहे हैं, एक 4000 की रैली निकालने के बाद खुद खान साहब ने ये कह दिया कि कराची के लोगों को, मकामी लोगों को आप नहीं ला सके, अपनी मीटिंग में कह दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि जी हम ये रैली कामयाब नहीं हो सकी। कल एक जलसा हुआ, 5000 कुर्सियां लगी थी। ये बताइएगा आसिफ साहब, जमात इस्लामी का जलसा कल का पड़ा था या नहीं था? कुर्सियों पे सर, जमात इस्लामी का जलसा छोटा 5000 कुर्सियों पे अगर कराची जैसे बड़े जलसे होने लगे तो फिर तो उस 5000 कुर्सियां तो हमारे तो वो 5000 पैदल रोडों पे खड़े हो जाते हैं खाली।
कुर्सियां तो दूर की बात है। तो आप कहता हूं मकामी लोगों से 500 भी इंटरव्यू कर देना। लें जहां पे वो जलसा हो रहा था और उनसे पूछ लें कि भाई ये जो कल जलसा हुआ है कितनी कुर्सियां थी और कितने लोग थे। अगर इस जलसे के ऊपर 5,000 के जलसे पे अगर कोई इलेक्शन जीता जाता है तो इंशाल्लाह 23 तारीख को हम भी दरी होंगे, कामयाब जलसा था, भी दरी होंगे। तारीखी जलसा था और इसने कराची की सियासत में एक नया टर्न लिया है। हम वहां पर लाकर वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की हाजिरियां नहीं लगाते, केएमसी के लोगों को हाजिरियां नहीं लगाते, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लाकर हाजिरियां नहीं लगाते, रजाकाराना लाते हैं। 40 लाएं, 400 लाएं, 4,000 लाएं, 4 लाख लाएं। बड़ा जलसा था, कामयाब जलसा था। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी एक रियलिटी है, एक मैंडेट है, एक ताकत है और गली मोहल्लों में काम करने वाली जमात है, खिदमत करती है। हुकूमत में होते तो नेमतुल्लाह खान है कराची की शिनाख्त, वो भी तो उर्दू बोलने वाले ना भाई, उन पे तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। क्यों? तो अजमल पहाड़ी, जब अजमल पहाड़ी 100 लोगों को कत्ल करेगा तो लोग उंगली उठाएंगे। अगर सोलत मिर्जा इकरार करेगा और अपने सारे लिंक्स बताएगा तो इशरतुल इबाद से हम कहेंगे कि कातिलों की आमाजगाह ना बनाओ गवर्नर हाउस को और यहाँ से चले जाओ। इसलिए मेरे भाई महाजरों की सियासत न करें आप। जो महाजरों के वो नाम है कि जिन्होंने कराची की तामीर की है, वो जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और जमात इस्लामी पख्तूनों की, महाजरों की, पंजाबियों की, इसको गुलदस्ता बनाकर आगे बढ़कर काम करना चाहती है। हमारे जलसे से आपको बहुत तकलीफ हुई है, हमें मालूम है। हमारे जलसे से आपकी तकलीफ हम जानते हैं मेरे भाई। के खिलाफ साजिशें नहीं कर रहे, कैसे मान लें आप जो बातें कर रहे हैं वो सही है। हम मुहिब्बे वतन की गिरफ्तारी बहुत आम है और आने वाले दिनों में ये कराची के हालात पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होगी। क्या निकलेगा ये आने वाले दिन आपको बताएंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।